बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने के लिए शुरू हुई वोटिंग। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच है कांटे की टक्कर। जानेंगे किस तरह हो रही है अमेरिका में वोटिंग, कैसा है माहौल। मतदान से एक दिन पहले तक कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में किया डोर टू डोर कैंपेन, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के साथ मिशिगन और नॉर्थ कैरोलिना में लोगों से मांगे वोट। बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस की जीत से कैसे बदल सकती है अमेरिकी विदेश नीति। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हर खबर, लेकिन पहले हेडलाइंस। उत्तरी गजा के बेत लाहिया से इजरायली सेना के आदेश पर बाहर निकाले गए सैकड़ों फलस्तीनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक सोमवार से जारी इजरायली हवाई हमलों में गजा के कई इलाकों में हुई करीब 30 लोगों की मौत। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए किया मदद का ऐलान। हालात सुधारने के लिए दी जाएगी $11 अरब की आर्थिक मदद। पिछले हफ्ते स्पेन के वेलेंसिया और दूसरे इलाकों में अचानक आई बाढ़ से हुई थी कम से कम 217 लोगों की मौत। आज अमेरिका के लोग 47वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं और ये चुनाव अब तक बेहद दिलचस्प रहा है। कुछ हफ्ते बाकी रहते राष्ट्रपति जो बाइडेन का डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी से नाम वापस लेना हो, फिर कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने के बाद एक पूर्व राष्ट्रपति और एक मौजूदा उपराष्ट्रपति के बीच कांटे की टक्कर होना, इन सब का और इन उम्मीदवारों के चुनावी अभियान का वोटरों पर क्या असर हुआ और किसके जीतने पर दुनिया किस तरह प्रभावित होगी, इन सब की बात कवर स्टोरी में। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अमेरिका में इस वक्त राष्ट्रपति चुनने के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमेरिकी समय के मुताबिक वोटिंग मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू हुई और रात 8:30 बजे तक चलेगी। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच करीबी मुकाबले की वजह से इस साल हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावी नतीजों की घोषणा में कुछ दिनों का वक्त लग सकता है। वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने वोट डालने आए वोटरों से बात की। Important है because representation जरूरी है और demographics के अमेरिका में are changing and it's important as a part of that change to make my vote count. आप कहाँ से हैं? बिहार। Well, early because it's मैं इसलिए पहले वोट डाल रही हूँ ताकि मेरे दिन की अच्छी शुरुआत हो सके और मैं अपने दिन के बाकी काम कर सकूँ। एक नागरिक होने के नाते वोट डालना सबसे ज्यादा जरूरी है और मैं इसका अनुभव करना चाहती हूँ। मैं अपने समुदाय के बाकी लोगों के साथ यहाँ आई हूँ जो ये मानते हैं कि अपनी आवाज़ उठाना बेहद अहम है। to have their voices heard. और सीधे चलते हैं अमेरिका के वॉशिंगटन, जहां मौजूद है बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। दिव्या, हमने तस्वीरों में तो देख लिया अमेरिका के लोग किस तरह से वोट कर रहे हैं, लेकिन कितना जोश अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए आपने क्या देखा? सारिका, लंबी लाइनें देखी। सुबह 6:45 बजे से हम मतदान केंद्र के पास हैं और वो नंबर्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक वजह ये भी है कि पिछला चुनाव कोविड पैंडमिक के दौरान हुआ था, तो बहुत लोगों ने पोस्टल बैलेट का रास्ता अपनाया था, लेकिन इस बार ऐसी कोई बंदिश उनके ऊपर नहीं है, तो बड़ी संख्या में लोग बाहर आ रहे हैं। साथ ही ये बहुत कांटे की टक्कर है, इसलिए भी लोगों का ये कहना है, जिनसे भी हमारी बात हुई, कि उन्हें लगता है कि इस वक्त उनको अपनी आवाज़ उठाना या अपना मत जाहिर करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वो इन पर्सन यहाँ पर आकर अपना वोट डालना चाहते हैं और यहाँ पर दोनों तरह से वोट डाला जा सकता है। बैलेट पेपर में आप काली या नीली इंक से अपना वोट अंकित कर सकते हैं या फिर आप एक डिजिटल स्क्रीन पर जाकर अपना वोट डाल सकते हैं। जी दिव्या, बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन अमेरिका में बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग भी रहते हैं, वहाँ उनकी आर्थिक राजनीतिक भागीदारी भी है। तो इस राष्ट्रपति चुनाव पर उनकी नज़र क्यों है, मुद्दे क्या हैं, क्या चाहते हैं वो नए राष्ट्रपति से, ये सब जानने के लिए बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य ने बात की वहाँ रहे कुछ भारतीय अमेरिकियों से। अमेरिका में भारतीय मूल के 48 लाख लोग रहते हैं और उनका वोट कितना ज़रूरी है, ये कमला हैरिस और ट्रंप ने जो उनको रीच आउट करने की कोशिश की है पिछले हफ्तों में, उससे साफ हो जाता है। पर यहाँ पर भारतीय अमेरिकी होने का क्या मतलब है, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या मुद्दे हैं और क्या ख्वाहिशें हैं, उन्हीं सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ ये भारतीय अमेरिकी हैं वॉशिंगटन डीसी में। पुरु, आपसे शुरू करना चाहूँगी क्योंकि आप अमेरिका में पैदा हुए लेकिन आप भारत में भी रहे और अब आप फिर अमेरिका में रह रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे कि इंडियन अमेरिकन जो हैं बहुत एडवांस हो गए हैं अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। उनका रिप्रेजेंटेशन यूएस कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ा है। दोनों ही पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए
इंडियन अमेरिकन कंटेस्ट किए हैं। हाँ जी, यूएस में आके काफ़ी अच्छे वाले प्रोफेशंस में जाते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रोफेशनल सर्विसेज में जाते हैं। सबको पता है दिवाली क्या होता है, लोग विश भी करते हैं। आप भी दिवाली की बात कर रही थी नंदिनी कि दिवाली होली पर यहाँ पे इतना मजमा लगता है, एंड दैट इटसेल्फ बताता है कि इंडियन अमेरिकन ने अपनी यहाँ पर जगह बना ली है। आप यहाँ इमिग्रेंट के तौर पे आई, 30 साल से आप यहाँ, पर लीगली आने के बाद भी इतना जो वक्त लगता है, तो क्या ये एक चुनौती महसूस होती है आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभी ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं। पहले बहुत कुछ स्टूडेंट जो स्टूडेंट वीज़ा पे आके फिर काम मिलते थे तो इतने प्रॉब्लम नहीं था। तो ये मुझे लगता है अमेरिका के लिए ख़राब है और इंडियन पोटेंशियल इमिग्रेंट के लिए भी ख़राब है। इट इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स, और आप इस कंट्री में पैदा हुए, आपके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे। मुझे लगता है इंडियंस को बहुत सक्सेस मिला है यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन कुछ बहुत challenges है that we face as Indian Americans. Well, growing up, बड़े होते हुए मैं भी नस्लवाद का शिकार हुआ था। मेरी संस्कृति और धर्म की वजह से हमेशा मेरा मजाक बनाया जाता और परेशान किया जाता था। मुझे उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और अपनी पहचान अलग है ये मानकर स्वीकारना पड़ा। identity and embracing my identity. इतना सारा पैसा है दोनों साइड्स पे कि फाइटिंग फॉर गन राइट्स, फाइटिंग फॉर गन प्रिवेंशन, कि it has become a real issue that faces anybody moving to this country has to think long and hard. आप ये सोच के आए अगर आप अमेरिका आ रहे हैं कि गन वायलेंस का एक चुनौती यहाँ पर है, आप उसे फेस कर सकते हैं। जब मैं इंडिया में रहती थी, मैं वुमेन्स राइट्स के बारे में इतने ज़्यादा नहीं सोचती थी। जैसे अगर मुझे अबॉर्शन चाहिए, क्यों मेरा कोई प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, वो कर सकते हैं। पर अमेरिका में ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है और मेरी बेटी के लिए मैं सोचती हूँ ये एक्चुअली सीरियस चीज़ है। क्यों, अगर उनको रिप्रोडक्टिव फ्रीडम नहीं है और एक्सेस टू हेल्थ केयर एज अ वुमन, दैट्स एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम। मुझे लगता है एजुकेशन, शिक्षा में निवेश जरूरी है। इस वक्त देश भर में घरों की कमी से जूझ रहे अमेरिकियों को मदद करने का मौका भी है। हर व्यक्ति को अपने घर में अच्छे से रहने का अधिकार होना चाहिए। Americans across the country that are facing a housing crisis. Wish है, hope है कि Indian American community continues to thrive, continues to be seen multidimensionally. अब you see Indians जो entertainment sphere में भी हैं, और ये प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, सबको पता है, ऐसे वाली चीज़ें, these are good for the culture, it's good for the society. I want to see that change. इतनी चीज़ है जो ये elections really that rest on this election, that it is such a important thing for me and a valuable thing for me to be voting in it. और वापस चलते बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य के पास, वॉशिंगटन डीसी में मौजूद हैं वो। दिव्या, हमने आपकी बातचीत सुनी भारतीय समुदाय से, बातचीत करके क्या पता चला, उनका वोटिंग पैटर्न क्या होता है? सारिका, एक चीज़ तो आप ये नोट करेंगी कि किसी भी और सिटीज़न की तरह एक बार जब ये वोटिंग राइट इनको मिल जाता है, नेचुरलाइज हो जाते हैं, या अगर यहाँ पैदा हुए हैं, जैसे आपने देखा मनन यहाँ पैदा हुए हैं, तो जब उनको सिटीज़न बन जाते हैं, लंबे समय यहाँ रहते हैं, तो वही मुद्दे उनको भी इम्पैक्ट करते हैं जो बाकी अमेरिकियों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आपने गन वायलेंस के बारे में सुना, क्लाइमेट चेंज के बारे में, या घर की यहाँ पे बहुत दिक्कत है, हाउसिंग क्राइसिस है, उसके बारे में सुना। लेकिन कुछ बातें फिर भी उनकी अपने मूल से जुड़ी हैं, जैसे राइट टू अबॉर्शन, गर्भपात का अधिकार भारत में दशकों से औरतों के पास है, लेकिन यहाँ पर उसे भ्रूण के राइट टू लाइफ के साथ एक तरह से तोल के देखा जाता है, और उस पर दोनों पार्टियों का मत अलग है। इसी तरह जो नस्ल भेद की बात की गई, रेसिज्म की बात की गई, तो इमिग्रेशन का मुद्दा या इमिग्रेंट की तरह देखे जाने का मुद्दा, या इमिग्रेंट को लीगली यहाँ पे आने में और रहने में और यहाँ ग्रीन कार्ड लेने में कितनी दिक्कतें आती हैं, ये मुद्दा उनके लिए ज़रूरी है। और इन मुद्दों पे डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का रुख अलग रहा है। ऐतिहासिक तौर पर आप कई अंतर्राष्ट्रीय शोध देख लें, अमेरिकी शोध देख लें, तो करीबन 2/3 भारतीय अमरीकी डेमोक्रेट पार्टी का समर्थन करते आए हैं। ये एक उदारवादी पार्टी है, जाहिर है इसका इमिग्रेशन के प्रति भी रवैया उदारवादी है। और इस वक्त जो सबसे बांटने वाला मुद्दा है गर्भपात के अधिकार का, उसमें भी इनका रवैया उदारवादी है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी इसके खिलाफ है। फिर भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ थोड़ा भारतीय अमरीकी वोट भी खिसक रहा है। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को ऐसे दौर में कुर्सी संभालनी है जब दुनिया में 2 बड़ी जंग चल रही है, एक और मध्य पूर्व और दूसरी ओर रूस यूक्रेन में जंग जारी है। वहीं चीन जैसे ताकतवर देशों का असर बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस क्या सोच रखते हैं, क्या होगा उनका रुख, समझते हैं बीबीसी की इस रिपोर्ट में। मध्य पूर्व में जारी संकट,
यूक्रेन और रूस के बीच जंग, चीन का बढ़ता असर, दुनिया में अमेरिका की भूमिका क्या होगी, इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की सोच एक दूसरे से काफी अलग है। तो फिर इन चुनावों के बाद अमेरिका की विदेश नीति आखिर कैसी नजर आएगी? 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से ही इस मामले में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का रुख काफी हद तक बाइडेन प्रशासन के रुख जैसा ही रहा। इसराइल का पूरी तरह समर्थन करते रहने के बावजूद कमला हैरिस ने गजा में आम लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति बाइडेन के मुकाबले ज्यादा खुलकर बात की है। जुलाई में अमेरिका के दौरे पर गए इस्राएली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने जब वहां की संसद को संबोधित किया था, तब कमला हैरिस वहां मौजूद नहीं थी। उसके बाद एक निजी मुलाकात में कमला हैरिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए गजा में जंग को तुरंत खत्म करने को कहा था। हम ऐसा नहीं होने दे सकते कि इस दर्द का हम पर कोई असर ही ना पड़े। मैं चुप नहीं रहूंगी। इसराइल को लेकर राष्ट्रपति बाइडेन की नीतियों के खिलाफ अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इसराइल को हथियार ना दिए जाएं। कमला हैरिस ने इस मांग का तो समर्थन नहीं किया, मगर हो सकता है कि फिर भी वोटरों को वो अपने ज्यादा करीब खड़ी नजर आएं। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान इसराइल को पूरा समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि वो शांति बहाल करेंगे, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वो ऐसा कैसे करेंगे। When I'm back in the Oval Office, I will support Israel's right to win its war on terror. They have to have a right to win the war. ट्रंप अगर दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तो हो सकता है कि वो पुरानी नीतियां दोहराएं। ट्रंप प्रशासन के दौरान राजदूत रह चुके डेविड फ्रेडमैन मानते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन कारगर नहीं है। वो दावा करते हैं कि अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो वेस्ट बैंक पर इसराइल के नियंत्रण का समर्थन करे। रूस यूक्रेन में बीते करीब 3 साल से जारी संघर्ष में अमेरिका ने यूक्रेन को सीधे तौर पर $90 अरब से ज्यादा की मदद दी है। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि वो सिर्फ 24 घंटों में इस जंग का हल निकाल सकते हैं, हालांकि उन्होंने इसका कोई तरीका नहीं बताया है। ट्रंप नेटो की भी आलोचना करते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिका उन मित्र देशों की रक्षा ना करें जिनका रक्षा बजट कम है, जबकि कमला हैरिस ने इस मामले में बाइडेन के रुख पर बने रहने का वादा किया है। वो नेटो को दुनिया का सबसे महान सैन्य संगठन कहती हैं। वो रूस पर प्रतिबंधों के जरिए दबाव बनाने के साथ साथ यूक्रेन को सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक सहायता देने का समर्थन करती हैं। चीन के मामले में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में थोड़ी समानता दिखाई देती है। दोनों ही पार्टियां मानती हैं कि चीन के साथ अमेरिका का रणनीतिक स्तर पर मुकाबला चल रहा है। वो चीन को भविष्य में एक खतरे के तौर पर देखती हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि राष्ट्रपति बनते ही वो चीन पर आयात शुल्क बढ़ा देंगे। एक सेनेटर के तौर पर हैरिस चीन के खिलाफ ट्रंप की इस कार्यवाही की आलोचना कर चुकी हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे किसी ट्रेड वॉर से बचें। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने चीन पर आयात शुल्क बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस एशियाई देशों की कई यात्राओं के दौरान साउथ चाइना सी में चीन के दखल की आलोचना कर चुकी हैं। वहीं ट्रंप कह चुके हैं कि ताइवान को अमेरिका से मिल रही मदद की कीमत अदा करनी चाहिए। वो इस सवाल को भी टाल चुके हैं कि वो चीन का हमला होने पर ताइवान को बचाएंगे या नहीं। आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन और अफ्रीका में विकास जैसे कुछ दूसरे मुद्दों पर भी डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का नजरिया एक दूसरे से काफी अलग है। इस चुनाव में बहुत कुछ दांव पर है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाह इस पर टिकी हुई है। और जिन देशों के साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो तो अमेरिकी चुनाव पर नजर रख ही रहे हैं। सहयोगी देशों की भी नतीजों पर निगाह रहेगी। इस वक्त अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नेटो के साथ नॉर्थ सी में अभ्यास कर रहा है। बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील यूएसएस हैरी एस ट्रूमन पर गए और ये समझने की कोशिश की कि अमेरिका के चुनावों के नतीजे नेटो और अमेरिका के रिश्तों पर क्या असर डाल सकते हैं। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। अमेरिका एक बार फिर यूरोप के सुरक्षा घेरे को मजबूत कर रहा है, लेकिन वो ऐसा कब तक करता रहेगा? अमेरिका और ब्रिटेन के लड़ाकू विमान वाहक पोत नेटो के सहयोगी देशों के साथ नॉर्थ सी में शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रितानी नौसेना का HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अमेरिका के हैरी एस ट्रूमन के आगे छोटा सा नजर आ रहा है। अमेरिका के साथ आने का मतलब है ताकत में इजाफा, मगर उसे न सिर्फ यूक्रेन में चल रही जंग बल्कि मध्य पूर्व में छिड़े संघर्ष और चीन की बढ़ती ताकत की भी चिंता है।
और फिर राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे यूरोप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी पर असर डाल सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि हम अपने इस गठबंधन के लिए पूरी निष्ठा रखते हैं और इसकी ताकत बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इसके महत्व को लेकर कोई शक होना चाहिए, खासकर आज के दौर में। इस युद्धपोत को अमेरिकी राष्ट्रपति रहे ट्रूमन का नाम दिया गया है। उन्हीं ने नेटो की स्थापना में मदद की थी, मगर ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिला तो वो फिर से इस संगठन की बुनियाद हिला सकते हैं। 70 साल से भी ज्यादा वक्त से यूरोप को अमेरिकी सेना का साथ मिलता रहा है, मगर अब अमेरिका का फोकस पूर्व की ओर हो रहा है। और अमेरिका का चुनाव कोई भी जीते, यूरोप को अपनी सुरक्षा का ज्यादा जिम्मा खुद ही उठाना होगा। कई वैश्विक खतरों के बीच अमेरिका चीन को सबसे बड़ा खतरा मानता है। क्रू को नहीं बताया गया है कि यहाँ के बाद उन्हें कहाँ जाना है, मगर ऐसी खबरें हैं कि इसके बाद इस विमान वाहक पोत को जल्द मध्य पूर्व की ओर भेजा जाएगा। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भी वहाँ के हालात चुनौती से कम नहीं होंगे, मगर ये लोग आने वाली घटनाओं के लिए तैयार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा जो भी रहे, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत वाला देश बना रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि वो इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगा। और एक बार फिर चलते हैं अमेरिका के वॉशिंगटन में मौजूद बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य के पास। दिव्या, दुनिया दिल थाम कर इंतजार कर रही होगी जानने के लिए कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। कल सुबह से रुझान आने शुरू हो जाएंगे, नतीजे भी कमोबेश आ जाएंगे। कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये कब तक तय होगा? सारिका, इसमें वक्त लग सकता है और मैं बल्कि बताना चाहूँगी कि यहाँ पर कोई चुनाव आयोग नहीं है। जैसे भारत में चुनाव आयोग है जो नतीजे डिक्लेयर करता है, यहाँ पर ऐसा कोई राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं है। एक चुनाव की राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन वो सिर्फ चुनाव के दौरान इस्तेमाल होने वाले पैसे को रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर जो चुनाव है वो दरअसल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस उसका नतीजा आम लोगों तक पहुँचाती है और उसकी एक लंबी प्रथा है। करीब 150 साल से ये चला आ रहा है। 1848 में पहला चुनाव एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने, यहाँ पे कॉल करना कहते हैं उसको, यानी कि उसके नतीजा घोषित किया था। और उसकी वजह यह है कि अमेरिका में जो चुनाव है वो हर स्टेट के हिसाब से बताया जाता है। 50 स्टेट्स हैं। हर स्टेट में जब वोटिंग खत्म होती है उसके बाद पहले उस स्टेट का नतीजा बताया जाता है और फिर उसको कोलेट करके, उसको जोड़ के एक राष्ट्रीय तस्वीर सामने आती है। लेकिन ये काम हर स्टेट अपने तरीके से करती है। उनके अपने कायदे कानून हैं कि कैसे वो उन वोट्स को काउंट करेगी। कई वोट समय से पहले ही वोट डाल दिए जाते हैं पोस्टल बैलेट के जरिए। मेल इन बैलेट यानी कि मतदाता केंद्र के बाहर भी एक पोस्ट बॉक्स सा लगा रहता है। हफ्ते 10 दिन पहले वो खुल जाता है, वहां पे भी लोग डालते हैं। तो कई तरीकों से वोट डलता है और हर स्टेट अपना तरीका अपनाती है उनको काउंट करने का। तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने खास टीम्स बनाई हैं जो हर बार राष्ट्रपति चुनाव के वक्त सक्रिय होती हैं। इसमें बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं जो मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास डेमोग्राफिक डेटा यानी आबादी का डेटा रहता है, क्या उनका वोटिंग का चलन रहा है उसका डेटा रहता है। लाइव डेटा जो उस दिन जारी हो रहा है उस पर वो नज़र रखते हैं कि कितने मत डाले गए, कितने मत अभी बाकी हैं। इस सब की गणना करके वो एक अनुमान लगाते हैं कि किसी भी एक स्टेट में क्या नतीजा उभर के सामने आ रहा है। तो एक एक करके पहले वो स्टेट को डिक्लेयर करते हैं और फिर नेशनल पिक्चर, और इस पूरी प्रक्रिया में 1 दिन से लेके 4 दिन का समय लग सकता है, जैसा पिछले चुनाव में हुआ था। बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो असल चाबी जो होती है जीत की वो स्विंग स्टेट्स के पास भी होती है। अब असल नतीजे कल ही आएंगे। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे ट्वीट कर सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ कल रात 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।